अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने पीपीएससी इम्तिहानात की तैयारी के लिए ना रोजमर्रा साइंस के कुछ नोट्स हैं। जी। ये पीपीएससी ब्रदर्स एकेडमी के हैं, 2024-2025 के माजी के पर्चों पर मबनी। एवरीडे साइंस पार्ट 4.pdf। अच्छा। तो हमारा मकसद ये है कि इनमें से अहम और वो जो हैरानकुन बातें हैं ना, उनको निकाला जाए ताकि समझने में आसानी हो। बिल्कुल। और ये नोट्स जो हैं वो मतलब साइंस के कई शोबों का अहाता करते हैं। हम्म। इंसानी जिस्म भी है, जमीन, कायनात, तबीयत, कीमिया, हयातियात, सब कुछ। जबरदस्त। तो आज हम इन बुनियादी साइंसी तसव्वुरात को देखेंगे जो न सिर्फ इम्तिहानात के लिए अहम है बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, तो एक तरह का तेज रफ्तार सफर होगा साइंस की दुनिया में। जी बिल्कुल। तो फिर शुरू करें। आइए देखते हैं साइंस की दुनिया में क्या दिलचस्प है। जरूर। शुरुआत इंसानी जिस्म से करते हैं। ये खुद ही एक पूरी कायनात है ना? बेशक। उन नोट्स में कुछ जरूरी मादनियात का जिक्र है, जैसे कैल्शियम। सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए नहीं, बल्कि वो पट्ठों के काम और खून जमने में भी। जी हाँ, उनके लिए भी जरूरी है। और आयरन भी, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। हाँ, वो जो ऑक्सीजन लेकर जाता है खून में। बिल्कुल वही। ये बुनियादी चीजें हैं लेकिन इनकी कमी से काफी मसाइल हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो तो बच्चों में रिकेट्स हो सकती है, वो हड्डियों की बीमारी। अच्छा, जिसमें हड्डियां नर्म हो जाती हैं। जी, नर्म और कमजोर। अच्छा, जिस्म की साख्त पर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। मसल हमारे फेफड़े, इनमें तकरीबन 6 लीटर हवा आ सकती है। 6 लीटर काफी ज्यादा है। जी। और हर गुर्दे में आप सोचें तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख? हाँ, वो छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स जो खून साफ करती रहती हैं। और खून की बात चली है तो प्लाज्मा जो है उसका माया हिस्सा वो 90% पानी है। जी हाँ, 90%। हैरान कुन है ना? वाकई। अच्छा, बीमारियों का भी जिक्र है। ब्रोंकाइटिस, ये सांस की नालियों से मुताल्लिक है। जी, उनकी सोजिश। और बर्ड फ्लू का भी जिक्र है, वो एक वायरस से होता है, H5N1 अक्सर। H5N1, ठीक। एक इस्तिलाह है एपिडेमिक। हाँ, एपिडेमिक। इसकी क्या वजाहत है? इसका मतलब है जब कोई बीमारी किसी खास इलाके में एक खास वक्त में बहुत से लोगों को हो जाए। अच्छा, जैसे कोई वबा फैल जाए। बिल्कुल। और एल्जाइमर्स का भी जिक्र है, वो दिमागी बीमारी है ना, याददाश्त वाली। आसाबी बीमारी। अच्छा, जिस्म के आज़ा और उनके काम, ओव्यूलेशन का अमल बताया गया है। जी, यानी खवातीन में बैजादानी से बैजा का निकलना। और सांस लेने का जो रास्ता है वो तरतीब से बताया है। नथने, फिर फेरिंग्स यानी हल्क का पिछला हिस्सा, फिर लैरिंग्स यानी आवाज का खाना, फिर ट्रेकिया वो सांस की नाली, अच्छा। फिर फेफड़ों में जाकर आखिर में एल्वियोलाई तक, वो छोटी हवा की थैलियां जहां ऑक्सीजन खून में जाती है। बिल्कुल। और एओर्टा वो सबसे बड़ी शरियान है जो दिल के बाएं हिस्से से निकलती है। पूरे जिस्म को खून पहुंचाती है। जी। और ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। तिल्ली यानी स्प्लीन, उसे आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा गया है। हाँ, ये कहा जाता है इसलिए कि वो पुराने और जो खराब हो जाते हैं ना आरबीसीज, उनको तोड़ती है। अच्छा, तो ये सफाई का काम करती है एक तरह से। जी। और खलिए के अंदर राइबोसोम्स, उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं। जी। नोट्स में एक जगह उन्हें एंजाइम्स का पैकेज भी लिखा है जो झिल्ली से बंधा होता है। बुनियादी तौर पर ये उनकी साख्त और काम दोनों की तरफ इशारा है। ठीक, समझ गई। आवाज के बारे में भी एक दिलचस्प बात है कि खवातीन में वोकल कॉर्ड्स अमूमन मर्दों से छोटी और पतली होती हैं। इसीलिए आवाज की पिच ज्यादा होती है। जी, आमतौर पर। और तंबाकू नोशी के हवाले से निकोटीन का जिक्र है जो नशे की वजह बनता है। और वो जो वर्जिश के बाद पट्ठों में थकावट होती है, लैक्टिक एसिड। जी, लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से। ये ज्यादा मुशक्कत में तवनाई बनाने के अमल का एक ज़िम्नी प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं तो समझती थी ये बस कोई फालतू चीज बन जाती है। वाकई जिस्म बहुत पेचीदा है। तो चलें अब जरा जमीन, माहौल और कायनात की तरफ चलते हैं। जी। एक बात जो मुझे बहुत हैरान कुन लगी, जमीन पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एल्गे पैदा करती है। जी हाँ, ये समंदरों और पानी में रहने वाले नन्हे पौधे, जंगलात से भी ज्यादा ऑक्सीजन। वाह, ये तो बहुत अहम हुए। बिल्कुल, माहौलियाती तवाजुन के लिए।
माहौल की बात आई है तो ओजोन की तह। हाँ, ओजोन लेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है ना? जी, स्ट्रेटोस्फीयर में जमीन से तकरीबन 15 से 40 किलोमीटर ऊपर, और ये हमें सूरज की खतरनाक यूवी शुआओं से बचाती है। लेकिन उससे नुकसान भी तो पहुंच रहा है। जी, बदकिस्मती से खास तौर पर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs जो हैं, उनमें जो क्लोरीन गैस होती है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये वाकई फिक्र की बात है। ग्लोबल वार्मिंग का भी जिक्र है, सनती इनकलाब के बाद शुरू हुई। जी हाँ, और नोट्स ये भी बताते हैं कि शिमाली निस्फ कुरा ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है जुनूबी के मुकाबले में। क्यों? इसकी बड़ी वजह फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात जैसी गैसों का बढ़ना है। ये सूरज की हरारत को कैद कर लेती है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओह ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, जमीन की अपनी साख्त, जियोलॉजिस्ट कौन होता है? जियोलॉजिस्ट वो साइंसदान जो चट्टानों और मिट्टी का मुतालिया करता है। और पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी खास तौर पर चट्टानों का मुतालिया है। अच्छा, एक ज्योग्राफियाई इस्तिलाह है इस्थमस। इस्थमस, ये क्या है? ये जमीन का वो तंग रास्ता जो दो बड़े जमीनी इलाकों को जोड़े और दो बड़े पानी के जखायर को अलग करे, जैसे पनामा का इस्थमस। अच्छा ठीक, और जमीन के नीचे जो पिघली हुई चट्टान है, मैग्मा? जी, मैग्मा। और जो सबसे ऊपरी ठोस तय है वो क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं। सही। अब पानी पर आते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पानी से बनने वाली बिजली। जी, उसे तवानाई का सबसे सस्ता और माहौल दोस्त जरिया कहा गया है। ये अच्छी बात है। पानी की एक और खासियत, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे भारी होता है। जी, सबसे ज्यादा कसीफ या डेंस। इसी वजह से झीलों की सतह जम जाती है मगर नीचे पानी माया रहता है। ताकि मछलियां वगैरह जिंदा रह सकें। बिल्कुल। और बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, तकरीबन 9%। तो इसकी कसाफत कम हो जाती है। समझ गई। अच्छा, अब जरा जमीन से बाहर निकलते हैं। कायनात कितनी पुरानी है? तकरीबन 13.7 अरब साल। नाकाबिल तसव्वुर अरसा है। 13.7 अरब साल। जी। फल्कियात में फासले नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU इस्तेमाल होता है। ये क्या है? ये जमीन और सूरज के दरमियान औसत फासला है, तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। और लूनार एक्लिप्स, चांद ग्रहण? वो तब होता है जब जमीन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है। ठीक। और कॉस्मिक की इस्तिलाह ज़ाहिर है एस्ट्रोनॉमी से मुताल्लिक है। जी, इल्मे फल्कियात से। आबादी के बारे में भी कुछ इस्तिलाहात हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ये किसने दिया था? ये वॉरेन थॉम्सन ने पेश किया था। ये आबादी में वक्त के साथ तब्दीलियों को बयान करता है, पैदाइश और अमवात की शरह में जो कमी बेशी होती है। ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी? इसका मतलब है किसी इलाके में फी मुरब्बा किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, आबादी की गुंजानियत। और क्रूड बर्थ रेट? वो है कि एक साल में हर 1000 लोगों में कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए। समझ गई। चलें अब जमीन और कायनात से वापस मादे और तवानाई की तरफ आते हैं, तबियात और कीमिया। जी। एक बात ने मुझे बड़ा हैरान किया। स्टील यानी फौलाद सबसे ज्यादा लचकदार मादा है। मैं तो रबड़ समझती थी। हाँ, ये आम गलतफहमी है। साइंसी तौर पर लचकदार का मतलब है शक्ल बदलने के बाद असल हालत में वापस आने की सलाहियत। स्टील इसमें बहुत अच्छा है। ओह, अच्छा। और बिजली का अच्छा मौसल भी है। जी, दूसरे मादों में देखें तो हाइड्रोजन सबसे हल्का उन्सुर है। सिलिकॉन वो रेत में होता है ना, वो ट्रांजिस्टर और चिप्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन्हें कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। क्योंकि सिक्के बनते थे उनसे। जी, पुराने वक्तों में। आयरन यानी लोहा मैग्नेटिसी है, और ब्रिटल वो चीज जो मुड़ने के बजाय टूट जाए, जैसे शीशा। ठीक है। अब तवानाई और कीमियाई अमल, थर्मल क्रैकिंग क्या है? इसमें बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जैसे खाम तेल वाले, उन्हें बहुत गर्म करके छोटे ज्यादा काम के मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, जैसे पेट्रोल वगैरह। अच्छा। और न्यूक्लियर रिएक्टर में तवानाई कैसे बनती है?
वो फिजन रिएक्शन से, जिसमें एटम का मरकज़ा टूटता है और बहुत ज्यादा हरारत निकलती है। और हरारत की मुंतकिली का एक तरीका है रेडिएशन। जी, जिसमें हरारत लहरों की शक्ल में सफर करती है, बगैर किसी वास्ते के, जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। ठीक है। और बैटरी, वो कीमियाई तवानाई को बरकी तवानाई में बदलती है। जी, ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की हरकत के लिए दो इस्तिलाहात हैं, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मतलब मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद ज्यादा तादाद वाली जगह से कम तादाद वाली जगह फैलना, जैसे कमरे में परफ्यूम का फैलना। अच्छा, और इफ्यूजन? वो खास तौर पर गैसों के लिए है, जब वो एक छोटे सुराख से ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके में निकलती हैं। ठीक है। एटम का हुज्म कैसे निकालते हैं? उसका एटॉमिक रेडियस यानी मरकजे से बैरूनी इलेक्ट्रॉन तक का फासला, और वो कोरा यानी स्फीयर के हुज्म का फॉर्मूला है ना, V = 4/3 πr³, उससे अंदाजा लगाया जाता है। समझ गई। अब रोशनी और आवाज, पिनहोल कैमरा में लेंस नहीं होता? जी नहीं, सिर्फ एक बारीक सुराख, उसी से रोशनी गुजरकर उल्टी तस्वीर बनाती है। कितना सादा। और डिस्पर्जन? वो अमल जिसमें सफेद रोशनी, जैसे सूरज की, किसी मंशूर या पानी के कतरे से गुजरकर अपने 7 रंगों में बिखर जाती है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। जैसे कौसा कज़ा में होता है। बिल्कुल, रिफ्रैक्शन भी होता है इसमें, यानी रोशनी का मुड़ना जब वो एक वास्ते से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में। और आसमान नीला क्यों नजर आता है? वो रोशनी के बिखरने यानी स्कैटरिंग की वजह से। हवा के मॉलिक्यूल नीले रंग को दूसरे रंगों से ज्यादा बिखेरते हैं। अच्छा, ये वजह है। लाउडस्पीकर का काम किस चीज पर मुनासिर है? उसके डायाफ्राम यानी पर्दे के साइज, शक्ल और उसके अंदर जो बरकी पुर्जे हैं उन पर। वो हवा में थिरथराहट पैदा करता है ना। आवाज की शिद्दत किस में नापते हैं? डेसिबल? जी, डेसिबल या डीबी। और रेडियो लहरों की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। क्रोनोमीटर, वक्त नापने के लिए? जी, बहुत दुरुस्त, वक्त नापने के लिए। और वो दर्जा हरारत वाली बात, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। बिल्कुल। और नॉटिकल माइल, वो समुद्री सफर में इस्तेमाल होता है। कितना होता है किलोमीटर में? 1.852 1.852 किलोमीटर। ठीक। वाओ, तबियात और कीमिया भी कम दिलचस्प नहीं। अब हयातियात पर आते हैं, जानवर और पौधे। कार्निवोर यानी गोश्तखोर जानवर। शेरों के बारे में लिखा है कि ये बिल्ली खानदान की वाहिद नौ हैं जो ग्रोह में रहते और शिकार करते हैं। जी, जिन्हें प्राइड्स कहते हैं। और घोड़ा रूमिनेंट नहीं है। रूमिनेंट कौन से जानवर होते हैं? वो जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। अच्छा, और डायनासोर्स वो रेंगने वाले जानवर थे, रेप्टाइल्स? जी हाँ, रेप्टाइल्स के ग्रोह से थे, करोड़ों साल पहले। अच्छा, गर्म खून वाले जानवर? जैसे हम, ममालिया और परिंदे? जी, हम अपने जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल रखते हैं। इसका एक फायदा ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म और हाजमा तेज रहता है। अच्छा, जानवरों के मुताल्ले को जूलॉजी कहते हैं। अमूमी तौर पर जूओलॉजी, ऑर्निथोलॉजी खास तौर पर परिंदों का मुतालिया है। और एंथ्रोपोलॉजी? वो इंसान का बहैसियत हैवान, इर्तिका और उसकी माशरत, सकाफत वगैरह का मुतालिया है। ठीक है। पौधों में हेट्रोट्रॉफ कौन सा पौधा है? वो जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, दूसरों से हासिल करता है, जैसे फंगस या कुछ तफीली पौधे। और फूल में स्टेमन, वो पॉलन बनाता है? जी, स्टेमन वो हिस्सा है जो पॉलन या जर्गिल पैदा करता है, नस्ल कुशी के लिए जरूरी है। अच्छा, एक पौधे के हमला आवर बनने का इम्कान कब ज्यादा होता है? नोट्स के मुताबिक अगर वो पहले ही किसी और जगह जहां उसे ले जाया गया हो, हमलावर साबित हो चुका हो, तो नए माहौल में भी खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। अब जरा वो बिल्कुल छोटे जानदार, माइक्रोब्स, वायरस की खास बात? अपनी जैसी कॉपियां बनाना, रेप्लिकेट करना, लेकिन सिर्फ किसी जिंदा मेजबान खलिए के अंदर। और जब वायरस हमला करता है तो खलिया क्या करता है? इंटरफेरॉन? जी, इंटरफेरॉन्स नामी छोटे प्रोटीन खारिज करता है। ये दूसरे खलियों के लिए एक तरह का अलार्म होते हैं, ताकि वो दिफा कर सके। फंगस का क्या मतलब है? ये लातीनी लफ्ज है, मतलब है मशरूम या खंबी। हालांकि फंगस की बहुत सी किस्में हैं, इनमें धागे जैसी साख्तें होती हैं, हाइफा। हाइफा। ठीक है।
राइबोसोम का जिक्र पहले भी आया था प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पर। जी, यहाँ ये भी लिखा है कि ये एंजाइम्स का पैकेज है जो झिल्ली से बंधा होता है। और ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या अमल है? ये वो अमल है जिसमें डीएनए में लिखी हिदायत की एक कॉपी आरएनए की शक्ल में बनाई जाती है, जैसे किताब से कुछ नकल करना। समझ गई। आखिर में कुछ अमूमी साइंसी इस्तिलाहात हैं। इकोसिस्टम, यानी किसी माहौल के तमाम जानदार और बेजान चीजें और उनका आपस में ताल्लुक। एटिमोलॉजी, अल्फाज की तारीख का मुताला कि लफ्ज कहाँ से आया, मानी कैसे बदले। आर्कियोलॉजी, कदीम तहजीबों की बाकियात का मुताला, इमारतें, औजार वगैरह। कुछ फोबियाज भी हैं। एंथ्रोफोबिया फूलों का खौफ, और एक्रोफोबिया। ऊंचाई का खौफ। डर्मेटोलॉजी जिल्द का इल्म है। जी, जिल्द और इसकी बीमारियों का। और मेलेडी का सादा मतलब है बीमारी या मर्ज। तो ये था पीपीएससी नोट्स की रोशनी में रोजमर्रा साइंस का एक काफी तेज रफ्तार जायजा। जी हाँ, हमने जिस्म की बारीकियों से लेकर कायनात की वुसअतों तक और मादे से लेकर जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लों तक काफी कुछ देखा। बिल्कुल। ये नुकात दिखाते हैं कि साइंस कैसे हर जगह मौजूद है ना हमारी जिंदगी में। और ये भी कि ये पीपीएससी नोट्स जैसे जराए अगरचे मुख्तसर हैं, बुनियादी बातें समझने और याद रखने में मदद दे सकते हैं, खास तौर पर जब वक्त कम हो। सही कहा, कम वक्त में बहुत से शोबों की अहम बातें जानने को मिल गईं। लेकिन इन नुकात को अगर जोड़कर देखें तो ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल, ये मालूमात को हजम करने का एक तेज तरीका है। अच्छा, इख्तिताम पर एक नुक्ता है सोचने के लिए, जो इन नोट्स की मुख्तलिफ मालूमात को आज के बड़े चैलेंजेस से जोड़ता है। वो क्या? देखें, हमने पढ़ा कि एल्गे जमीन की ज्यादातर ऑक्सीजन बनाती हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक साफ तवानाई का जरिया है। जी हाँ। दूसरी तरफ हमने सीएफसीज से ओजोन को नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग की बात भी सुनी, जो इंसानी सरगर्मियों का नतीजा है। तो सवाल ये बनता है कि मुस्तकबिल में हम अपनी तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे और साथ ही साथ अपने सैयारे की सेहत, उसके माहौल, उसके कुदरती निज़ाम को कैसे बचाएंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जी, क्या हम फितरत के उन तरीकों जैसे एलजी या पानी की ताकत और अपनी टेक्नोलॉजी के दरमियान कोई सही तवाज़न, कोई बैलेंस तलाश कर सकते हैं? इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए।